नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉस्ट अकाउंटिंग की एक और वीडियोस में। हमारा चैप्टर है जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। इसमें पहली वीडियो में हम कर चुके हैं कि जॉब कॉस्टिंग क्या है, और इस वीडियो में हम करेंगे कि बैच कॉस्टिंग क्या है और उससे रिलेटेड सभी चीज़ें। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ बैच कॉस्टिंग। क्या है भाई बताओ। इन विच टाइप ऑफ बिजनेस इट इज़ यूज़, किस तरह के बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ में से इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ बैच कॉस्टिंग के फीचर्स क्या है, और आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ें हैं। आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाए आप वो लिख दीजिए। सबसे पहले देखते हैं भाई आखिर बैच कॉस्टिंग क्या है। Batch costing is that form of specific order costing under which each batch is treated as a cost unit and costs are accumulated and ascertained separately for each batch। इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर कॉस्टिंग की जाती है, हर एक बैच की अलग से। ये जो है स्पेसिफिक, तो ये भी वही है जो कि हमारे जॉब में था विशेष। ईच बैच इज ट्रीटेड एज कॉस्ट यूनिट, और हर एक जो बैच होगा, हर एक जो हमारा बैच होगा, उस एक बैच को हम मानेंगे कॉस्ट यूनिट, यानी उस बैच के लिए ही पूरी की पूरी कॉस्टिंग की जाएगी। एंड कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, और कॉस्ट को जोड़ दिया जाएगा। एंड असर्टेन्ड सेपरेटली फॉर ईच बैच, और हर एक बैच के लिए कॉस्टिंग अलग से होगी, यानी उसकी कैलकुलेशन अलग से होगी। ईच बैच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लाइक यूनिट्स, और हर एक बैच में उसी की तरह के कई यूनिट्स जो है वो हो सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई फिर आखिर जॉब और बैच कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंस क्या रहा। अगर वो भी स्पेसिफिकली बनाया जाता है, विशेष तौर से बनाया जाता है, ये भी बनाया जाता है, तो फिर फ़र्क क्या है। देखिए थोड़ा सा फ़र्क है, आपको ध्यान से समझना होगा। जो हमारा जॉब कॉस्टिंग है वो बिल्कुल कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बैच है उस एक बैच को बनाया जाता है ये देखते हुए कि जनरली मार्केट के अंदर किसकी डिमांड है या फिर किसकी डिमांड आ सकती है, और फिर उसके लिए वो माल इकट्ठा बनाया जाता है, एक बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाता है। जैसे जो आपका जॉब कॉस्टिंग था तो उसके अंदर तो माल बिल्कुल बनता है कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि वो चाहेगा। लेकिन बैच कॉस्टिंग के अंदर बड़ी क्वांटिटी में माल बनता है, जबकि जॉब कॉस्टिंग के अंदर ऐसा नहीं है। जो हमारा ये बैच कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग के अंदर बड़ी क्वांटिटी के अंदर माल बनता है, और वो सारे का सारा माल एक जैसा होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम कोई एक क्रीम बना रहे हैं, जैसे कि फेयर एंड लवली की, या फिर जो जॉनी बैम जिसकी ऐड करता है, गार्नियर वगैरह की। तो वो जो क्रीम होगी ना, वो क्रीम एक बहुत बड़े इस कंटेनर के अंदर बनाई जाएगी, और इस एक कंटेनर से कितनी ऐसी ट्यूब्स निकलेंगी वो कंपनी को पहले से ही पता होगी। तो कंपनी जो ट्यूब्स बनाएगी, इस तरीके से मान लीजिए ये एक ट्यूब है, तो कंपनी ने सपोज़ 10,000 ट्यूब उससे बनाई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन 10,000 ट्यूब्स के अंदर इस एक बार में बना हुआ क्रीम है। तो जैसा माल एक ट्यूब के अंदर होगा उसी तरह का माल बाकी की सभी ट्यूब्स के अंदर होगा। अब ऐसा करा क्यों जाता है, ये आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझ आ जाएगा। एक बार हुआ क्या कि गार्नियर कंपनी की एक क्रीम एक लड़की ने इस्तेमाल करी और उसका चेहरा हो गया ख़राब। वो चली गई कोर्ट में, और जैसे ही वो केस पड़ा तो फिर ये देखा गया कंपनी ने कि उस क्रीम के ऊपर बैच नंबर क्या है, क्योंकि हर एक बैच का एक नंबर होता है, जिससे ये पहचाना जा सके
कि ये जो भी माल बनाया गया ये सारा एक साथ बनाया गया था, तो अगर वो एक क्रीम की ट्यूब किसी को नुकसान कर रही है तो उस बैच से बनने वाली जितनी भी हज़ारों ट्यूब थी वो सभी नुकसानदेह है। और फिर कंपनी ने उन सभी को मार्केट से उठा लिया बैच नंबर देखते हुए। तो कंपनी ने उस समय पर लगभग 10 लाख रुपए का माल जो है मार्केट से उठाया था। और इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 लाख रुपए की क्रीम एक साथ बनी थी एक ही कंटेनर के अंदर। तो ये फ़ायदा होता है बैच से, हमें बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने और कंट्रोल करने के अंदर मदद मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको बैच समझ में आ गया होगा। अगर आप अभी भी जॉब में और बैच में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप डिफरेंस भी देख सकते हैं आगे। और थोड़ा सा और बता दूं कि जॉब कॉस्टिंग के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो बैच कॉस्टिंग है यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं किस तरह की इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑल दोज इंडस्ट्रीज़ विच आर इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल टाइप, जो एक जैसा माल बना रहे हैं। अब देखिए इस कंटेनर से जो क्रीम निकलेगी वो एक जैसी बनेगी। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि इस एक ही कंटेनर से जो जितनी भी चॉकलेट्स बनेंगी वो सारी एक जैसी बनेंगी। तो हो गया आइडेंटिकल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और कंपोनेंट अ लार्ज क्वांटिटी, मैंने आपको कहा कि बैच कॉस्टिंग के अंदर बड़ी क्वांटिटी के अंदर माल बनाया जाता है। लार्ज क्वांटिटी एट वन टाइम यूज़ अ मेथड ऑफ बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग को यूज़ करते हुए एक ही बार के अंदर एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर माल बनाया जाता है। सच इंडस्ट्रीज आर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, जो दवाइयाँ, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया था क्रीम का, वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आ गई। इसके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। कंपोनेंट्स यूज्ड इन रेडियो सेट देखे होंगे आपने, टेलीविज़न सेट देखे होंगे। तो इसके अंदर क्या होता है आपने देखे होंगे छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स की टॉफ़ीज़ लगी होती हैं, जिनको किसी को कैपेसिटर, कंडेंसर, पीएफ, टीएफ, डायोड, रेजिस्टेंस, ये सब बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं इसी तरीके से एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं। इसी तरह से घड़ी के जो पार्ट्स हैं वो सब भी एक साथ बनते हैं। बाइसिकल, साइकिल हो गई या टू व्हीलर हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गई। इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूसिंग नट्स, बोल्ट्स, स्क्रू, जो पेच होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, ये सब भी एक एक जैसी जो टाइप के होते हैं वो बड़ी क्वांटिटी के अंदर बनाए जाते हैं। फीचर्स क्या हैं भाई, फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ़ यूनिट, मैंने आपको बताया यहाँ बड़ी क्वांटिटी में माल बनता है। लार्ज नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, एक जैसे बड़ी क्वांटिटी में तो बनाएंगे लेकिन एक जैसा प्रोडक्ट होगा सारा का सारा। आर प्रोड्यूस्ड एज ऑर्डर्ड बाय अ कस्टमर और फॉर स्टोरेज एंड सेल इन द मार्केट। बैच कॉस्टिंग में हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पर स्टोरेज की जाती है, लेकिन जॉब कॉस्टिंग में आपको ध्यान हो तो जॉब कॉस्टिंग के अंदर स्टोरेज नहीं की जाती है। पर्पज़ स्टोरेज करना नहीं होता है, बनाओ और ऑर्डर पे बनाया था तो तुरंत बिक जाएगा। ईच बैच इज़ गिवन अ सेपरेट नंबर, हर बैच का एक अलग से नंबर होता है। द आउटपुट ऑफ अ बैच इज़ आइडेंटिफाइड बाय द नंबर ऑफ द बैच रिकॉर्डेड ऑन ईच यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ द बैच। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो बैच होता है वो उस एक बार में जितना भी माल बना है, उससे जितने भी प्रोडक्ट्स उसमें से निकले हैं, आइटम्स निकले हैं, उन सब के ऊपर सेम बैच नंबर रहता है। और उस सेम बैच नंबर से हम पहचान सकते हैं कि कौन कौन सा माल एक साथ बना था, और वो सारा का सारा माल एक जैसा होगा। अच्छा तो अच्छा, खराब तो खराब। यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट वेरीज विद द साइज ऑफ बैच। अब जो कॉस्ट है, जो यूनिट कॉस्ट है, वो इस पर डिपेंड करता है कि एक बैच के अंदर कितना माल बन रहा है। अगर एक बैच के अंदर यानी एक बार में अगर आप ज़्यादा माल बना रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, लेकिन अगर आप कम माल बना रहे हैं तो उससे जो कॉस्ट आएगी कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगी। ये तो आप जानते हैं, माल ज़्यादा बनाते हैं तो कॉस्ट कम आती है। इसके बाद इसका आखिरी हिस्सा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये सेपरेटली भी पूछा जाता है कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पर शॉर्ट नोट लिखिए। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपने मटेरियल के अंदर पढ़ा होगा EOQ,
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी ऑर्डर ऐसी क्वांटिटी करिए, इतनी क्वांटिटी आप ऑर्डर कीजिए जिससे जो आपकी कॉस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल आए, यानी कम आए। सेम है ये। इन ऑर्डर टू कंट्रोल बैच कॉस्ट, अब अगर आपको बैच कॉस्ट से बैच की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर देखिए ये सवाल भी तो आता है ना कि एक बैच में हम कितना माल एक बार में बनाएं। तो बस वही है, एक बैच में आप इतना माल बनाइए जिससे आपकी कॉस्ट कम आए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन ईच बैच विच इनेबल्स टू कीप द बैच कॉस्ट एट अ ऑप्टिमम लेवल। एक बैच के अंदर कितना माल बनाए, एक बैच के अंदर आप उतना ही माल बनाइए जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम आए, और उसी क्वांटिटी को कहेंगे EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ बैच विच इनेबल्स द मैनेजमेंट टू कीप द बैच कॉस्ट एट मिनिमम लेवल। ठीक है, वही बात है, ये वो क्वांटिटी है जिससे आपकी जो बैच की कॉस्ट है कम से कम आए। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ अ बैच इज़ ईदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, अब अगर आपने उस क्वांटिटी से आपने बढ़ाई अपनी क्वांटिटी या फिर कम करी, फ्रॉम द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी डिटरमाइंड द बैच कॉस्ट विल इंक्रीज। मैं आपको समझाता हूँ चित्र के बनाते हुए। मान लीजिए आपने इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आपने डिसाइड कर ली, भाई इतनी होनी चाहिए। सपोज़ आपने कहा 1000 किलोग्राम एक बार में हम बनाएंगे, ये हमारे लिए EBQ है, कॉस्ट मिनिमम आती है। अब आपने क्या करा कि नहीं भाई 1000 किलो नहीं, चलो एक काम करो हम 1200 किलो बना लेते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। या फिर अगर आपने ऐसे कहा कि नहीं चलो भाई हम 900 kg बना लेते हैं, तो क्या होगा, इससे भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट जो आपकी दोनों केसेस में बढ़ेगी। जितना आपको बताया गया है सिर्फ उतना ही माल बनाना है, वो आप एक कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, वो हम अभी देखेंगे। मतलब ना कम ना ज़्यादा, कम बनाया तो भी कॉस्ट बढ़ेगी, ज़्यादा बनाया तो भी कॉस्ट बढ़ेगी, है ना बढ़िया चीज़। सो इट हैज़ बीन मैंशनड दैट द बैच कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। 2 मेन टाइप की कॉस्ट है, और वो 2 कॉस्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। यानी ये जितना भी कुछ स्टडी है ये इन 2 कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और यही कॉस्ट जो है वो आपके EOQ में भी थी। सबसे पहली है भाई आपकी सेटिंग अप कॉस्ट, थोड़ा सा फ़र्क हुआ है बस। सेटिंग अप कॉस्ट वहाँ पर ये होती है आपकी क्या, ऑर्डर करने की कॉस्ट होती है, ऑर्डर कॉस्ट या प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर कॉस्ट, और यहाँ पर यह है सेटिंग कॉस्ट। सेटिंग अप कॉस्ट में क्या है, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद सेटिंग अप अ पीस ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट। भाई मशीन को भी तो सेट करना पड़ता है। एक तरह की मशीन होती है, उससे आप कई तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, डिफरेंट साइज़ के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट फ्रेगरेंस के, डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। तो यानी उसको बार बार सेट करना पड़ेगा, उसको बार बार चेंज करनी पड़ेगी उसकी सेटिंग, तो सेट करने की भी कॉस्ट होती है। दिस वुड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ सेटअप मैकेनिक, यानी कि मैकेनिकल आप उसको सेट करेंगे उसका खर्चा आएगा। द कॉस्ट ऑफ स्केड्यूलिंग, आप स्केड्यूलिंग करेंगे कि भाई कब कौन सा माल बनेगा, फिर कब कौन सा माल बनेगा, इसकी कॉस्ट आएगी। उसके रिकॉर्ड्स रखने की कॉस्ट आएगी। मूविंग द स्टार्टिंग मटेरियल, जो उसका मटेरियल होगा उसको मूव करने की कॉस्ट है एक जगह से दूसरी जगह। टेस्टिंग द फर्स्ट फ्यू यूनिट्स ऑफ आउटपुट, जो शुरू के कुछ यूनिट्स निकलेंगे, शुरू का जो कुछ माल निकलेगा उसको ज़्यादा बहुत ध्यान से टेस्ट करने की ज़रूरत होती है कि भाई ये जो है सही बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है ना। टू बी सर्टेन इक्विपमेंट इज सेटअप प्रॉपरली। तो ये सारे खर्चे हैं जो आपके सेटिंग अप कॉस्ट के अंदर आते हैं। दूसरा मेन आता है आपका कैरिंग कॉस्ट, यानी स्टोर करने की कॉस्ट है, ऑल्सो नोन एज होल्डिंग कॉस्ट कह सकते हैं, एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी आप इसको कहते हैं। आर द कॉस्ट अ बिजनेस पेज फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री इन द स्टॉक। आपको गोदाम के अंदर माल रखना है, माल रखने की जो है कॉस्ट आएगी, या तो रेंट आएगा या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। अ बिजनेस कैन इंकर अ वैरायटी ऑफ कैरिंग कॉस्ट भी आपकी कई तरह की हो सकती है।
इंक्लूडिंग टैक्सेस, उसमें टैक्सेस हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट हो सकती है क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे, डेप्रिसिएशन भी आएगा बिल्डिंग का, कॉस्ट ऑफ कीपिंग आइटम इन स्टोरेज, अगर ऐसा भी माल होता है जिसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ता है, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देना पड़ता है, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग पेरिशेबल आइटम्स, ऐसे भी आइटम्स होते हैं जिसका कोई एक हिस्सा ऐसा है जो जल्दी ख़राब हो जाता है या जल्दी सड़ जाता है, तो उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया आपकी, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंटरेस्ट बोलेंगे हम। तो अगर आपने लोन वोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए, तो इंटरेस्ट भी हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आप कमा सकते थे वो आप नहीं कमा रहे। अगर आपने खुद के गोदाम में ही माल रखा हुआ है तो आप उस गोदाम से किराया कमा सकते थे, जो आप किराया नहीं कमा रहे, है ना, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या कहता है भाई, ये है, देखिए फार्मूला भी ये उसी की तरह है काफ़ी हद तक। 2 वहाँ पर भी होता है, यहाँ भी है। एनुअल डिमांड वहाँ भी होती है, यहाँ भी है। फिर ये आ गया सेटअप कॉस्ट पर बैच। यहाँ पर क्या होती थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और नीचे क्या होती थी, स्टोरेज कॉस्ट। और देखिए स्टोरेज कॉस्ट यहाँ भी है, तो ये तो बिल्कुल सेम ही हो गया। और इससे जो हमारे पास जो आएगा ना आंसर, वो आएगा यूनिट्स में। अब देखो ये यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, ये आप किलोग्राम भी हो सकती है, ये LBS भी हो सकती है, ये लीटर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, जो भी यूनिट जिस कंपनी में बनाती है। व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज़ गिवन, जब ये दोनों चीज़ें भी दे रखी है तो क्या करेंगे आप, तो देखिए 2 सेम है, एनुअल डिमांड सेम है, सेटअप कॉस्ट पर बैच सेम है, ये दोनों आइटम नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बस सिर्फ आपको इतना सा करना है, सिर्फ इतना ही था, इतना ही बहुत है आपके लिए बैच कॉस्टिंग पढ़ने के लिए। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप सिर्फ यही नोट्स तैयार कीजिए, आपके पेपर में पूरे के पूरे काम आएंगे, चाहे पूरे इंडिया के अंदर आप कहीं भी एग्ज़ाम दे रहे हो। आपको ये वीडियो किस तरह से लग रही है, आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी पूरी की पूरी मदद की जाएगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।